हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। बज रहे हैं शाम के 4 और यहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं। होपफुली आज की जो ये क्लास है, यहाँ पर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं सोशल साइंस में नया चैप्टर। तो मैंने आपको सामंतवाद से स्टार्ट कर दिया था। उसके आगे के जो राजवंश वगैरह के बारे में, उसमें हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है, इसमें बहुत सारे आपको राजा वाजा के बारे में पता चलेगा और राजपूतों के बारे में भी काफ़ी कुछ है, तो वो हम डिटेल में जानेंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया। दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। सोशल साइंस की ये क्लास है। ये पेपर अच्छा है क्योंकि लिखने को हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है और हम भर के कॉपी भी अच्छे से लिख पाते हैं और क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप के आ जाते हैं। स्टोरी नुमा है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो अच्छे से पढ़ के नंबर को गेन कर सकते हैं। बट ऐसा आप करेंगे नहीं क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं नहीं। बहुत कमी जो नहीं पढ़ता है उसके रिजल्ट ख़राब होते हैं। अब आप लोग ने पढ़ के देख लिया है, रिजल्ट भी देख लिया है, लेकिन फिर भी बातचीत मैं कल देख रही थी थोड़ा बहुत, तो आप लोग की बराबर बातें चलती रहती है। जबकि आप लोग की बैग लगी हुई, बहुत सारे बच्चे दो दो बैग यहाँ पर लेके बैठे हुए हो, फिर भी नहीं पढ़ने की इच्छा कर रही। तो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए जो बच्चे पढ़ने का 10 भी आते हैं तो मैं 10 के लिए मेहनत करूँगी, क्योंकि वही 10 बच्चे बिना बैग के जाएंगे। क्योंकि अब तो बैग लग ही चुकी है, तो आपके जो रिजल्ट आएगा उसमें बैग लिख कर आएगा। ठीक है, तो इसको मत भूलिए। पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सेल्फ स्टडी भी करिए। आप लोग के कभी क्वेश्चंस नहीं रहते हैं कि मैम मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, इसमें ये क्वेश्चन फंस गया तो ये बता दीजिए। तो वो मैं जब इस वक्त पढ़ाऊँ तो वो चीज़ मुझे कमेंट मेरे दिमाग में रहे और मैं आपको वो चीज़ बता। लेकिन अभी तक मुझे ऐसे किसी के भी क्वेश्चंस नहीं मिले कि कोई आगे पढ़ के चीज़ कर रहा हो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो कि दिसंबर में एग्ज़ाम है। तैयार हो गया क्या? तैयार अगर कर लिया है आप लोगों ने, सारे सब्जेक्ट 7 पेपर आपको देने हैं। सबसे टफ सब्जेक्ट यही वाला होता है। अगर आपका तैयार है, सारे क्वेश्चंस वगैरह कर लिए तो वेल एंड गुड है। नहीं किया है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, मेरा काम है समझाना, मैं समझा दे रही हूँ। क्योंकि आप गलतियाँ करते बहुत ज़्यादा है, बाद में मैम ये मैम वो मैम वो, तो मैम में फिर क्या कर सकती हैं? हम तो सिर्फ समझा ही सकते हैं, बाकी तो कॉपी लिखेंगे नहीं किसी के आके। ठीक है, तो गलत करते हो। क्योंकि मैंने चैट बॉक्स को देखा टेलीग्राम की, तो वैसे ऐसे थोड़ा सा फ्री हुई तो मैंने एक्सेस किया अकाउंट, और इसको देखने के बाद इतनी चैट भरी उसी सर ने कैसे कांटेक्ट किया आप लोगों से भगवान ही जाने। क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस। तो पढ़ लीजिए, सेकंड की गलतियाँ मत करिए क्योंकि आप लोग अपने लिए गलत करोगे। ठीक है, तो अभी आपको बताना है, समझाना है, अभी भी वक्त है। एग्ज़ाम दिसंबर के लास्ट तक होगा, जैसा पिछली बार हुआ था वैसे ही पूरी चांसेस रहेंगी। तो पढ़ लीजिए अब। ठीक है, चलिए आवाज़ बात नहीं करिएगा, पहले पढ़िएगा फिर सब कुछ। आज यहाँ पर जो ये बहुत सारे कह सकते हैं कि राजवंश हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। और इसमें गुज्जर प्रतिहार, पाल राजवंश, चाहमान राजवंश, चंदेल राजवंश, परमार राजवंश, गढ़वाल राजवंश, कलचुरी राजवंश, चालुका और सोलंकी वंश, ऐसे कई सारे राजवंश हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में जानना है। तो उसके पहले शुरुआत तो हमने कई सारी चीज़ों की ही है, तो आज जानेंगे सबसे पहले एक एक राजा के बारे में। सारे राजा के बारे में तो पढ़ने की हमें ज़रूरत एक दिन में नहीं है, आराम से एक एक। तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो है गुज्जर प्रतिहार राजवंश। इनका पूरा नाम है गुज्जर प्रतिहार राजवंश। इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ये भी एक राजा रहे हैं। ठीक है, हर्षोत्तरकालीन के समय के रहे हैं, हर्ष के काम के। तो हर्षकालीन मतलब डिकेट हुआ, ख़त्म हुआ, राजवंश हुआ, उसके बाद के ये वहाँ पर रहे हैं। राजनीतिक शक्तियों में इनका काफ़ी अच्छा प्रादुर्भाव रहा है और ये कह सकते हैं कि इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा विख्यात रहा है इतिहास में। बहुत ज़्यादा, बहुत सा कह सकते हैं कि सबसे अगर अच्छा उल्लेख इनके बारे में आप देखना चाहोगे तो पुलकेशिन द्वितीय का एक अलोहल अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय का एक ऐहोल ऐहोल अभिलेख है, उसमें इनके बारे में काफ़ी कुछ बहुत अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया दिया गया है। या आप हर्षचरित्र जो बाणभट्ट ने लिखी थी उनके द्वारा आप बहुत सारी कृतियाँ पढ़ोगे तब इनके बारे में, बाल रामायण के बारे में, जननायक के बारे में, पृथ्वीराज की विजय के बारे में बहुत सारी चीज़ें। आप कल्हड़ की राज तरंगिणी पढ़ेंगे तो उसमें भी इन सब के बारे में काफ़ी जो है गौर फरमाया गया और बहुत सारी बातें इनके बारे में कही गई हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में। तो ये इनके बारे में कहा जाता है कि अगर देखा जाए ना तो ये प्रतिहार राजवंश काफ़ी फेमस था, सबसे पहले आया। और इनके जो संस्थापक रहे उनका नाम था नागभट्ट प्रथम। इसकी जो स्थापना की है वो नागभट्ट प्रथम ने की है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो एक MCQ क्वेश्चन बनता है उसमें आपसे यही पूछा जाता है
कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन है, तो नागभट्ट प्रथम। प्रथम ये लिखिएगा, ठीक है, चाहे ऐसे लिखिएगा चाहे इसे हिंदी में लिखिएगा। तो ये इनके रहे हैं, लगभग अलग अलग डिकेट्स पे रहे हैं और फिर राजा वगैरह इनके बारे में आए हैं। देखते हैं, आइए देखते हैं, समझ में आएगा। हर्ष की मृत्यु के बाद, जब हर्ष की मृत्यु हो गई, हर्षवर्धन का राज पूरा खत्म हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था चीज़ें खत्म हो रही थी। तो हर्ष की मृत्यु के बाद उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता, जब मृत्यु हो गई, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहा, अब कोई तो गवर्निंग होना चाहिए, तो कंट्रोल करने में कोई नहीं, बहुत डिसबैलेंस दिखा, स्थिति में तो बहुत सारे चेंजेस आए। तो विभिन्न राजपूत राजवंशों का उदय, उसी समय फिर एक नया उदय हुआ जो राजपूतों का उदय कहलाया। उसमें एक राजवंश था, उसका नाम था गुर्जर प्रतिहार राजवंश। इस वंश की उत्पत्ति गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई थी। ये गुजरात के एरिया, जो दक्षिण एरिया, पश्चिमी एरिया राजस्थान में, वहाँ पर इनकी जो है सबसे पहली शुरुआत हुई थी। और इस वंश के प्रथम शासक हरिश्चंद्र थे। शासक की बात है, संस्थापक की बात नहीं है, दोनों में फ़र्क है। परंतु इस वंश की जो स्थापना की है वास्तविक रूप से नागभट्ट प्रथम ने की है। तो ये आपको थोड़ा सा क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एमसीक्यू के पर्पज़ से ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और इनकी जो पहली या प्रारंभिक, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि राजधानी, जैसे प्रयागराज नाम पड़ा इलाहाबाद का चेंज करके, तो वैसे ही जो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी वो भीनमाल थी सबसे पहली। और इसके बाद प्रतिहारों ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था, पहले वहाँ पर फिर बाद में यहाँ। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये लोग भी अपना चेंज वेंज करते थे। उसके बाद फिर और आगे चलते हैं, तो ग्वालियर के अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार के सौमित्र के बारे में, वंशज के, लक्ष्मण का एक वंशज कहा गया है कि ये लोग जो लक्ष्मण जी थे उनके वंशज के अंतर्गत आते हैं। तो अलग अलग जो अभिलेख है, जो आज जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जब वहाँ से मिलती है तो उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो ग्वालियर का एक अभिलेख है, वहाँ पर यह बातें बताई गई है कि ये उनके राजवंश के अंतर्गत आते थे। पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल, यही मैं आपसे बता रही थी, ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम इस वंश का नाम उल्लेख किया। किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय का है। ये भी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ लेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये अभिलेख किसका है, या ये पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख है कौन सा है, टिक करिए। तो कभी आपको अभिलेख का नाम दे के राजा का नाम पूछ, मतलब राइटर का नाम पूछ ले, और कभी राइटर का नाम दे के वो अभिलेख का नाम पूछ ले, तो दोनों रिवर्सिबल टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। इस वंश की 3 शाखाएं थी, इसमें प्रमुख शाखा जो थी वो उज्जैन की अवंती में थी। चंदेल, चौहान, गढ़वाल इसके इनके सामंत हुआ करते थे। और अरब यात्रियों के अनुसार इस वंश के शासक के पास सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार की सेना काफ़ी अच्छी थी। इनके पास घोड़ों के, जो घोड़ों का एक बल था उनके पास है, वो काफ़ी बढ़िया हुआ करता था। तो इतनी एक छोटी सी अपडेट जो मैंने आज आपके साथ यहाँ पर शेयर की इनके बारे में, तो इस तरीके से। और ये जो इनका, अगर कह सकते हैं टाइम डिकेड, नागभट्ट प्रथम का जो टाइम डिकेड रहा है वो कह सकते हैं कि 725 से लेकर 740 ईस्वी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, 725 से लेकर 740 ईस्वी तक ये रहे हैं, इनके बारे में कहा जाता है। फिर गुर्जर प्रतिहार के वह और भी 1 2 3 राजा आए थे, फिर कई लोग अलग अलग। इनका जो ये वत्सराज लिखा है, इनका पूरा नाम नरेश वत्सराज है, नरेश, ये चौथी रैंक पे थे, जो तीसरे और दूसरे स्थान पे थे उनका नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। और इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहा था वो 775 से लेकर 800 ईस्वी तक रहा, ये भी काफ़ी अच्छे शक्तिशाली रहा थे। और ये इनके परपौत्र थे, मतलब बेटे थे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको देखा गया है। और तो ये 2 राजा आपको देखने को गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासक के रूप में आपको मिल गए, और भी हैं। फिर बाद में जब ये वाला वंश खत्म होता है तो नागभट्ट द्वितीय आते हैं। और नागभट्ट द्वितीय का जो कालक्रम रहा है वो 800 से लेकर 834 ईस्वी तक रहा है, जो काफ़ी प्रतापी राजा कहलाए थे। काफ़ी अच्छी इनकी सैन्य बेला, सैन्य इनके जीवन काफ़ी बढ़िया थे, काफ़ी कुछ अच्छा किए थे ये लोग, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। और नागभट्ट द्वितीय का कालक्रम बीता, उसके बाद फिर और आगे बढ़े तो रामभद्र करके एक लोग थे, वो भी आए थे। फिर महेंद्र पाल प्रथम आए, फिर उसके बाद जो है महीपाल आए, प्रथम राज्यपाल बने थे। और उसके बाद फिर यशपाल आए। तो इस तरीके से इनके बारे में। अब आप एक बात सोचेंगे कि मैम ये जो राजा के नाम है क्या इनको याद करना ज़रूरी है? तो ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा जानते रहो, क्या पता इस बार कुछ नया पेपर बन जाए। जैसे इस बार हिंदी में बैक ज़्यादा लगा दी, तो क्या कभी मैंने पढ़ाते दौरान बोला कि हिंदी में बैक लगती है, लेकिन अब की बार तो हिंदी भी पढ़ो भाई अच्छे से, क्योंकि हिंदी में बैक लगा दे रहे हैं चाहे वो जो भी कर रहे हो। तो इस तरीके से वैसे कुछ भी चीज़ें हैं जो नई तरीके से पूछ सकते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे करना होगा। ठीक है, चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, जिन्होंने कर दिया बहुत अच्छी। अब आप लाइक करोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगी। क्विक ईच एंड एवरीवन, चलिए जल्दी से करिए सभी, सभी लोग। तो इस तरीके से भाई ये राजवंश की जो क्लासेस है ना, ज़्यादा ज़्यादा 2 दिन करूँगी, आज कर दूँगी 3-4, कल कर दूँगी 3-4, तो ये आपका ये जो चैप्टर है ये हो जाएगा ओवर, क्योंकि सिलेबस एसएसटी का बच्चों बड़ा है, इतना ईजी मत समझो। अभी तो गजनी वगैरह पढ़े हैं पढ़ने को, वो गुलाम वंश, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक वैबक जो भी हैं सब पढ़े हुए, फिर उसके बाद कहीं जाके ज्योग्राफी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा जल्दी बढ़ा दूँ, काम कर दूँ, तो फटाफट लाइक ठोको। चलो 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 जल्दी से, बेटा सिलेबस तो बड़ा है भाई, इस बार तो पढ़ना तो पड़ेगा। फिलहाल के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप सो कर दिया होगा। आज बात करते हैं दूसरा, एक वंश मैंने आपको बता दिया, अब बात करते हैं पाल डायनेस्टी की। क्या है? पाल वंश का उदय, पाल राजवंश, पाल वंश। इनके बारे में ये कहा जाता है, मैं पहले वो बता देती हूँ। तो पाल राजवंश के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें, बहुत तो नहीं लेकिन ठीक है। इनका शासन जो था ना वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि दृढ़ था, सिक्योर था, और ये कह सकते हैं कि अराजकता का केंद्र भी हो गया था कभी कभी। जब प्रतिहारों के आक्रमण के बाद प्रतिहार चारों तरफ बंगाल में लोग अशांति फैल गई थी, बहुत दिक्कतें होती थी, फिर जाके ये शासन बना, अलग अलग लोग आए बंगाल के ऊपर। इनका ही मतलब इनका जो प्रादुर्भाव हुआ बंगाल से ही हुआ है, और ये कह सकते हैं कि इनका जन्म अचानक ही वहाँ पर हुआ था। ये नहीं था कि अब आपका टर्न खत्म हो गया अब हमारी बारी हम आके बैठेंगे, ऐसा नहीं था। ये था कि जैसे हर राजा आया, शासन किया, उसके पोते नाती सब राजन किए, उसके बाद खत्म हो गए, मर गए, बुढ़े हो गए, तो कोई सही से नहीं चला पाया तो खत्म हो गया, तो फिर दूसरा राजवंश आया। तो जैसे जैसे जो जगह पड़ती है, ज़रूरत रहती है, आवश्यकताएं रहती है, उसी के हिसाब से राजवंश का उदय वहाँ से हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हर बार देखने को मिलती हैं। तो इसमें भी संस्थापक इनके अलग अलग हुए हैं, और इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से पूजा पाठ का इन्होंने काफ़ी कुछ नया नया किया है। बहुत सारी जो पुरानी प्रथाएं थी उनको ख़त्म भी किया है, नया बनाने का भी प्रयास किया है। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। तो ये कहा जाता है, यह क्वेश्चन बनता है कि पाल राजवंश की स्थापना किसने की है? तो राजा गोपाल ने की है। ये एक आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है, आपके तिलगुत्री में भी आ सकता है। अब आपको दोनों तरीके से ध्यान रखना होगा। संभवतः कह सकते हैं कि 750 ईस्वी के टाइम का ड्यूरेशन का रहा है। कभी कभी आपको ये और भी अलग अलग देखने को मिलेगा, मतलब 770 भी हो सकता है आसपास में। राजा गोपाल ही राजवंश के पहले सम्राट बने थे, और इस वंश के शासनकाल में संस्कृति का, संस्कृत भाषा का, प्राकृत भाषा का, पाली भाषाओं में बड़ा बड़ा महत्व था। काफ़ी अच्छे ग्रंथ और बहुत सारी चीज़ें, अभिलेख वगैरह बनाए गए थे। इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट कर गौर फरमाते हैं तो पाल शब्द की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है कि यह शब्द संस्कृत भाषा से दिया गया, और इसका अर्थ होता है रक्षक, रक्षा करने वाला। तो सम्राटों के नाम से पाल शब्द को जोड़ा जाने के कारण यही था कि एक नए साम्राज्य का उदय हो गया, जिसका नाम जो है पाल वंश पड़ गया था। तो इस तरीके से जो है ये पाल वंश की शुरुआत हुई थी। अब इनके कुछ शासक का नाम है, तो पहले शासक है गोपाल। गोपाल 750 से लेकर 770 ईस्वी, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, इनका नाम भी आ सकता है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना होगा कि कितने टाइम से कितने टाइम तक रहे हैं और इनके नाम। दूसरा जो इनका शासक रहे वो है धर्मपाल, जो 770 से लेकर 800 ईस्वी तक रहे, 810 ईस्वी तक रहे। तो आपको ये नाम, ये थोड़ा सा एक तो उनसे रिलेट आगे पीछे करके याद रख लीजिए, ठीक है। ऊपर नीचे एक दो मतलब ध्यान में रहेगा तो दिक्कत ही क्या है। आगे बढ़िए। फिर देवपाल रहे हैं, देवपाल का 810 से लेकर 850 ईस्वी तक रहा है। फिर विग्रहपाल रहे 850 से लेकर 835। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग इतना तो याद नहीं कर पाएंगे। देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, महीपाल, जयपाल, तो इस तरीके से ये पाल राजवंश के बारे में पूरी बातें यहाँ पर विग्रहपाल तृतीय तक ये लोग लगभग गए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। अब इनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में इन्होंने क्या नया किया, जैसे हर राजवंश आता है तो जो चीज़ें, जो कमी पहले वाले में रहती है वो दूसरा पूरा ही करता है। दूसरे उस चीज़ पे गौर फरमाते हैं कि उनके पास क्या नहीं था और हम क्या कर दें। तो पहला है कृषि के विकास के तालाब और नहर बनवाया, मतलब आप खेती बाड़ी कार्यक्रम आगे चले पढ़े तो उसके लिए जो तालाब नहर नहीं थे उसको आगे बढ़ाया।
दूसरा जो व्यापार वाणिज्य का कार्यक्रम था उसको भी काफ़ी अच्छा किया, बिजनेस बढ़ाया, व्यापार के रास्ते को और बनाया, जो रास्ते नहीं थे उसके लिए खोला, सबका विकास किया, सबको साथ लेकर चला, तो वो सारी चीज़ें भी की। कला और साहित्य को भी संरक्षण, जो कला साहित्य भी आगे बढ़ना चाहते थे, नहीं सीख पा रहे थे, स्रोत नहीं था, उनको मिला। मंदिरों का भी निर्माण करवाया पूजा पाठ के लिए लोगों को, और माताओं बहनों के लिए हो गया। बहुत सारे मठ का भी अनुदान वगैरह किया जो नहीं थे। विद्यालय का भी बहुत सारा निर्माण कराया, पुराने विद्यालय की मरम्मत वगैरह काफ़ी बढ़िया तरीके से करवाया, और अपने विस्तार, राज्य का विस्तार भी काफ़ी ज़ोर शोर से अच्छे लेवल पर किया हुआ था। तो इस तरीके से इनके बारे में काफ़ी सारी बातें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। बौद्ध में इन्होंने बहुत सारे विहार बनवाए थे। विक्रमशिला नाम का इन्होंने बौद्ध में विहार भी बनवाया था धर्मपाल ने, तो जो कि गंगा के किनारे भागलपुर में शायद है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से ये लोग जो है राज्यपाल बने, कुछ लोग अधिकारी बने, कुछ लोग जो है सेनानायक बने, अलग अलग पदों पे थे, और उसके हिसाब से अपने काम को देख रेख वो अपनी सानिध्य में चलवाते थे। तो ये बात हो गई किसकी, पाल वंश की। तो अभी तक की क्लास, जो 15 मिनट की क्लास हो रही है, मैंने आपको 2 राजवंश के बारे में बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्या है। तीसरा जो राजवंश है वो भी आज जानते हैं, वो है चहमान राजवंश या चौहान राजवंश, दोनों एक ही है। चहमान डायनेस्टी कहिए या चौहान कहिए। इनके बारे में क्या है आइए जान लेते हैं, ताकि 3 आपका हो जाएगा, बाकी शेष जो है वो कल कर लेंगे। चौहान राजवंश के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में शासन करने वाले थे। ये उत्तर भारत और मध्य भारत के मिडिल इंडिया के मतलब एरिया में थे। ये राजपूत वंशावली 36 उपजातियों के रूप में बन रही है। 36 इनकी उपजातियां थी, मतलब और जैसे होता है ना कि वैरायटी थी, उस वैरायटी की, उस तरीके से। कुछ इतिहासकार चौहान की उत्पत्ति अलग अलग विषय से बताते हैं कि अग्नि देवी से निकलकर इस धरा में आए हुए हैं। कुछ चौहान वंशावली अजमेर, पुष्कर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में विद्यमान है। इन सब चीज़ों के बारे में सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि कौन कहाँ से बना है। लेकिन ये कहते हैं कि चौहान वंश के बहुत सारे जो राजपूत हैं वो सरदार वगैरह रहे हैं, और वो 8th सेंचुरी के प्रारंभ से ही मतलब इस तरीके से उनका ये इसमें रहा है कि वो लड़ाई झगड़ा कहीं पर किसी और पद पे रहे थे, इस तरीके से काम करते थे। ठीक है, इनमें भी बहुत सारे राजा हुए हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं। तो चौहान राजवंश में नागभट्ट प्रथम के सामंत वगैरह रहा करते थे। तो इस तरीके से जो लोग, सारे लोग तो नहीं मर गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कभी पूछ ली जाएंगी और कभी कभी नहीं भी आती हैं, तो इसलिए ध्यान रखना थोड़ा सा है। इनमें जो चौहान राजवंश के बारे में है तो वो कह सकते हैं कि उनके जो नरेश रहे हैं उनका भी नाम विग्रह राज चतुर्थ था। ठीक है, विग्रह राज चतुर्थ। लेकिन कुछ बातें इनके बारे में और जान लो तो ये कहा जाता है कि चौहान राजवंश 14 शाखाओं में भी मौजूद थे। इनकी जानकारी हमको चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई एक पृथ्वीराज रासो है, जो हिंदी में आप टेट की पढ़ाई के दौरान पढ़ोगे ये क्या है, तो उनके बारे में उनकी खूब जानकारियाँ मिलती हैं। इनकी वंशावली, उनके साथ जो राजा रहे, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या इन्होंने बनाया, क्या किया, सब कुछ। इस लेख के माध्यम से हम चौहान राजवंश के इतिहास के बारे में जानेंगे और समझेंगे काफ़ी कुछ अच्छा कि क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जब अगर उसको आप पढ़ते हो, इस रासों को, पृथ्वीराज रासों को, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ जान पाते हैं। और ये कह सकते हैं कि इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो ये 12 से 11 के मतलब काफ़ी बुलंद ऊंचाइयों पर था, और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए, बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा, बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे। ठीक है, अब बारी आती है इनके जो राजा रहे उनके बारे में। तो पहला है दुर्लभ राज प्रथम चौहान वंश के पहले महत्वपूर्ण शासकों के रूप में इनका नाम बहुत ज़्यादा विख्यात है और जाने जाते हैं। इनके पिता चंद्रराज प्रथम थे। ठीक है, और जो कि कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार की अधीनता स्वीकार करते थे, क्योंकि हर एक राजवंश अपने से छोटे वाले को दबा कर रखता था, तो ये तब उसके नीचे हुआ करते थे और बाद में खत्म हो गए तो ये आगे। तो प्रतिहार वंश का दुर्लभ राज के लगभग सम्राट की ओर त्रिकोण संघर्ष में भाग वगैरह भी लिया था, मतलब लड़ाई झगड़े में भी साथ में रहे और विजय के उपरांत अपनी गद्दी वगैरह को भी संभाला। तो ये राजवंश में इन राजा का जो नाम है वो काफ़ी विख्यात तरीके से रहा है। आगे बढ़िए तो सिंगरा राज स्वतंत्रदाता है। चौहान वंश के शुरू में सामंत बनकर ही कार्य करना प्रारंभ किए थे, क्योंकि ये शुरू में एकदम ऊपर नहीं आ रहे, पहले सामंत थे, परंतु इनको लगभग असली स्वतंत्रता इनको सिंहराज के आने के बाद ही प्राप्त हुई थी। जब सिंहराज इनका आए
तभी ये खूब बलशाली तरीके से हुए। फिर उनके बाद उनके पुत्र वगैरह हुए, वो लोग संभाले, अलग अलग उपाधियाँ लोगों को मिली और फिर आगे चल के इनका भी काफ़ी नाम उल्लेख होता गया और आगे बढ़ते फिर सभी चले गए जब इनको रास्ता मिल गया। तो इस तरीके से कई शासक यहाँ पे। फिर बात आ जाती है पृथ्वीराज तृतीय की। जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने पढ़ा है बहुत बार, ठीक है, याद है? तराइन का जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान का, वो इसी चौहान राजवंश से हैं। तो कहते हैं कि राजा सोमेश्वर के पश्चात उसका पुत्र सोमेश्वर के पश्चात उनका पुत्र पृथ्वीराज चौहान वंश का राजा बना था। इसका मतलब चौहान वंश का राजा पृथ्वीराज बना और पृथ्वीराज चौहान के राजा बनने से चौहान राजवंश चौहान हो गया। कह रहे वो पृथ्वीराज चौहान का राजवंश रहा। जब उनका राज्याभिषेक हुआ था 15 वर्ष की आयु के थे। उनके पश्चात अलग वो उन्होंने जब राजा बने तो सीमाओं को बढ़ाना, मंत्री के साथ विस्तार करना, चर्चा करना, देख रेख करना, ऐसा बहुत सारे काम अच्छे अच्छे वो करने लगे हुए थे। तो जो लोग उनके यहाँ फ़ायदा उठा रहे थे या जो चीज़ उनके सब राज्य विस्तार जारी रखा देखा। बहुत सारे लोग हैं, जब कोई राजा नहीं होता है तो घर के लोग ही बहुत सारा नुकसान करते हैं। तो कुछ इस तरीके से इनके साथ भी हुआ था। फिर ये अलग अलग जगह पे, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, अपनी राजधानी को खूब सारा फैलाया, बड़ा किया, लोगों तक पहुँचे और अच्छे भी काम भी किए हैं। वैसे तो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध बहुत सारे हिंदू राजा थे, मगर उनके खिलाफ ये कह सकते हैं कि किसी को सफलता नहीं हासिल हुई थी। दुश्मन बहुत सारे होते लेकिन कुछ कुछ बिगाड़ नहीं पाता अगर आप सही रास्ते पे हो तो। पृथ्वीराज अपने पड़ोसी राजा जयचंद्र के साथ मिलकर इस्लामी आक्रमण को भी रोक रहे थे कि जो मुसलमानों के द्वारा आक्रमण वगैरह हो रहा है उनको रोको। तो इनका साथ कौन दे रहा था? जयचंद दे रहा था। लेकिन क्या हुआ कि गौरी राजवंश के शासक मोहम्मद गौरी ने 1190 में तराइन की लड़ाई में हरा दिया गया था। तो ये जो लड़ाई वगैरह के बारे में, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध सब बताऊंगी, लेकिन इनको ध्यान रखो कि तराइन की जो लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी की, वो चौहान के साथ हुई थी। किसके? पृथ्वीराज के साथ। तो ये कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, किसके साथ हुई थी, ये क्वेश्चन बनता है। फिर बाद में क्या हुआ था कि जो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की एक लड़की थी उससे विवाह कर लिया था और जयचंद इसके खिलाफ हो गया था। तो भाग कर दोनों ने शादी कर ली थी। तो जयचंद फिर क्या था, जो इनका दोस्त था वो दुश्मन बन गया था। फिर 1192 में दूसरी लड़ाई हुई थी। तो मैं ये लड़ाई के बारे में फिर से बताऊंगी, अभी तो बस ऐसे हल्का सा जिक्र कर दिया है, इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है, ठीक है? समझ में आई बात? अब इनकी जो लड़ाई है इसका थोड़ा सा यहाँ पर देख लो। तो ये जो लड़ाई इन लोग के बीच में हुई थी, ये कहते हैं कि पृथ्वीराज मोहम्मद गजनी के बीच में काफ़ी लड़ाई का उल्लेख मिलता है। दोनों अलग अलग धर्म से थे और ये लड़ाई के उल्लेख में ये कहते हैं कि पहले बार जब मोहम्मद गौरी के बीच लड़ाई को छोड़ा भाग गया था। पहली बार जब लड़ाई हुई थी तो मोहम्मद गौरी जाना तक मैं हार जाऊंगा, तो वो भाग गया था। फिर वो कई सालों बाद आया। उसके बाद फिर वहाँ पर जब दोबारा लड़ाई हुई थी तो पृथ्वीराज के दूसरे युद्ध में फिर जो है आपसी संबंध जयचंद से खराब हो गया था और जयचंद ने फिर क्या किया, धोखा दे दिया था। तो पृथ्वीराज फिर हार गए थे, वो कैदी बना लिया था, फिर अपने साथ ले गया था। मैं सारी डिटेल बताऊंगी कि लड़ाई झगड़ा क्या था, लेकिन अभी हल्का सा एक ओवरव्यू आप अपने दिमाग में लेकर चलो, ठीक है? तो इस लड़ाई के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मैं काफ़ी बढ़िया तरीके से बताऊंगी, इसलिए बहुत परेशान नहीं होगा। अभी तो मैं तो ऐसे ही आपको हिंट दे दिया कि हाँ ये भी लड़ाई के बारे में जानना है। चलिए फिर आज की भी क्लास काफ़ी लंबी और काफ़ी बड़ी हुई, क्योंकि मुझे कोर्स कंप्लीट करना है तो मैं काफ़ी बड़ी बड़ी क्लासेस भी करूँगी। अब आपको पढ़ने वाला ज़्यादा फोकस करना है कि जितना हो सके उतना पढ़ लीजिए। जो अच्छे बच्चे हैं प्रॉपर क्लास ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। जो बच्चे यहाँ से नोट्स बना रहे हैं बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग आराम से नोट्स बना के अच्छे से पढ़ो। सारे बच्चे जो अच्छे से पढ़ रहे हैं प्रॉपर तरीके से वो बढ़िया तरीके से पढ़ें। आप लोग को अच्छा रिजल्ट ले रहा है, बैक बिल्कुल नहीं लेनी है। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है सारी मिल जाएगी। मेरे से पहले पढ़ना चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करिए, शिव सर का लिंक मिलेगा, आपको पेमेंट करनी होगी और आपको नोट्स मिल जाएगी। आप सारा पढ़ के जल्दी से कर सकते हैं और आप लोग ये चीज़ें कवर है तो फिर मैं भी सीरीज़ पे आगे बढ़ूंगी और सीरीज़ फिर आपको ज़्यादा करवाऊंगी, ठीक है? तो जो भी अपडेट रहेगी समय के साथ बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।